डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दूसरे पाठ का जो कि पाठ का नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में विकास। पिछले वीडियो में हमने इसका पहला पॉइंट पुंकेसर तथा लघु बीजाणु परण के बारे में समझा था और आज के इस वीडियो में हमें जो दूसरा पॉइंट है इस पाठ का लघु बीजाणु जनन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने आपको पहले एक बार बताया भी है कि आपको इसके साथ साथ नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स में मैंने आपको ये बताया था कि इस पाठ को दो भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट है इसका नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास, क्योंकि पाठ का नाम है क्या, नर व मादा। पहले अपन पाठ का आधा भाग पढ़ रहे हैं। तो जो नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास है उसमें पहला पॉइंट जो था पुंकेसर या लघु बीजाणुपरण के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा। पुंकेसर के जो पार्ट्स हैं पोतंतु, योजी और पराकोश, पराकोश को लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, उसके बारे में अपन ने कल समझा था पिछले वीडियो में। फिर हमने पराकोश की जो भित्ति है वो 4 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, अंतस्थिशियम, मध्य स्तर और टेपिटम, इनके बारे में समझा था। और कल हमने बीजाणु जनन के बारे में, बीजाणु जनन कोशिका के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से है लघु बीजाणु जनन, जिसमें 2 पॉइंट पढ़ने हैं कि टेट्राड क्या है और पराकोश का स्फुटन कैसे होता है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अपन चलते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए अपन शुरुआत करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो हेडिंग है वो है अपनी लघु बीजाणु जनन के बारे में। देखिए, लघु बीजाणु यानी कि परागकण। अब आप कहोगे सर लघु बीजाणु को परागकण जो नाम है इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, परागकण तो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में एक परागकण, ठीक है, और जब परागकण पराकोश के अंदर होते हैं तब एक साथ ये 4 जुड़े होते हैं परागकण, जिसे टेट्राड कहते हैं। टेट्रा मतलब होता है 4, ठीक है, तो उस समय इनको लघु बीजाणु कहते हैं। तो ये जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं ये कैसे बनते हैं? तो देखिए, कल अपन ने जो या पिछला जो वीडियो था उसमें समझा था कि जो पराकोश है, एक बार दोबारा देखिएगा, थोड़ा उसको अपन समराइज कर लेते हैं कि ये हमारा पराकोश है। इस पराकोश के अंदर इसकी संरचना में अपन इसके अनुप्रस्थ काटते हैं, तो इस प्रकार से हमें ये 4 लघु बीजाणुधानी यहाँ दिखाई दे रही हैं। इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम है परपसु कोशिका, ठीक है ना। देखिएगा, कल अपन ने पढ़ा था वो जो एक कोशिका है परपसु कोशिका, ये रही परपसु कोशिका। ये परपसु कोशिका जो है ये बनाती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, और ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है ये बनाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है ना। अब आगे अपन बात करेंगे, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ये रहा पराकोश में लघु बीजाणुधानी, ठीक है ना। देखिए समझिएगा, यहाँ डायग्राम बना रहा हूं कि ये पराकोश है, ठीक है, 2 पालियों में बटा हुआ है, और इन दोनों पालियों में आगे फिर और भी 2 भाग हैं, 2 प्रकोष्ठ है, यानी कि कहने का मतलब पराकोश जो है उसमें ये 4 भाग अपन को इस प्रकार से ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बीच में से मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर ये एक बीजाणुधानी, ये दूसरी बीजाणुधानी, ये तीसरी बीजाणुधानी है और ये चौथी बीजाणुधानी है यहाँ पर। तो ये पराकोश जो है उसकी संरचना में यहाँ अनुप्रस्थ काटने पर पराकोश की लघु बीजाणुधानी में, यह लघु बीजाणुधानी है, कोई भी एक लघु बीजाणुधानी की बात कर रहा है, में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहां से बनी? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक परपसु कोशिका है, वो परपसु कोशिका जो है प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका बनाती है। प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका जो है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। क्लियर? तो ये जो प्राथमिक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 4 अगुणित, देखिएगा जो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें जो संरचना बनती है वो हमेशा अगुणित होती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिसको अपन n से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल n से, अगुणित यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, ठीक है ना। लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से
जो 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब ये इसी बात को दोबारा रिवाइज कर रहा है शुरू से अगली पंक्तियों में। तो आप चाहे तो शुरू की जो 4 पंक्तियां वो लिख सकते हो, या फिर यहां से आप यहां से लिख सकते हो नोट्स के अंदर कि प्राकोष की लघु बीजाणु में गाढ़े जिद्रों वाली कोशिकाएं होती है जिन्हें प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। यानी कि पहले जो कोशिका बनती है वो तो होती है परपशु कोशिका, परपशु कोशिका से बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका, कौन सी कोशिका बनेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या प्राग मात्र कोशिका का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होती है 2n, गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। प्रत्येक सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये जो मात्र कोशिका ये इसकी बात कर रहा है, अर्धसूत्री विभाजन करेगी और उसके द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु अथवा प्राकण, देखिए एक ही बात मैंने बताया था, लघु बीजाणु और प्राकण एक ही बात है। प्राकण तो जब इनको स्वतंत्र होते हैं, अकेला एक कण होता है लघु बीजाणु का, उसे प्राकण कहेंगे, और जब ये चारों संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं, प्राकोष में होते हैं, तब इसी को बीजाणु लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, का निर्माण होता है, जो एक चतुष्क, चतुष्क मतलब 4, टेट्राड, टेट्राड यानी कि 4 होते हैं एक साथ, प्राकण जो है वो 4 जुड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। ठीक है, तो एक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, और द्वितीय के अंदर इन 2 से वापस से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार से कुल 4 प्राकण बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं, और ये चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े होते हैं, तो इसको टेट्राड कहते हैं। क्लियर। अब ये जो टेट्राड अवस्था में है, ये अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। तो ये चतुष्क यानी कि टेट्राड निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है वो है चतुष्फलकीय, जो आपको दिख रहा है पहला ये वाला, ये इसकी बात कर रहा है डायग्राम के अंदर, ये जो ए वाला है पहला, ये इसकी बात कर रहा है। इसमें एक ओर से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। देखो आपको ये एक दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा है, तीसरा, चौथा इनके पीछे है, लेकिन अपन को केवल 3 दिखते हैं। चौथा इन तीनों के पीछे की तरफ होता है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादप, जो डाइकोट प्लांट है, द्विबीजपत्री पादप है, उनके अंदर चतुष्फलकीय यानी कि इसी प्रकार का टेट्राड होता है। प्राकण जो है वो 4 इस प्रकार से जुड़े होते हैं, इसी अवस्था में होते हैं। सेकंड जो है वो है समद्विपार्श्विक। इसमें चतुष्क के यानी कि टेट्राड के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। जैसे एक बीजपत्री पादप जो मोनोकोट प्लांट है, जैसे घास वगैरह है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, गन्ना है, ये सारे एक बीजपत्री पादप है। ठीक है, जिनमें एक बीजपत्र पाया जाता है। तो ये एक बीजपत्री पादपों में कैसा होगा, यहाँ पर समद्विपार्श्विक यानी कि चारों अपन को दिखाई देंगे। कैसे, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों प्राकण जो है अलग अलग है, और ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, और चारों हमें एक तल से दिखाई देते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है क्रोसित। इसमें 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसमें ऊपर वाले युग्म के दोनों लघु बीजाणु, नीचे वाले युग्म केवल एक लघु बीजाणु दिखता है। ऊपर वाले 2 दिखेंगे और नीचे वाला केवल 1 दिखेगा। ठीक है ना, तो चलिए अपन देखते हैं डायग्राम से। ये रहा, ऊपर वाले 2 अपन को दिखाई दे रहे हैं और नीचे वाला अपन को केवल 1 दिखता है, चौथा इनके पीछे है। क्लियर। अगला जो टेट्राड का प्रकार है वो है टी आकार का, टी शेप, अल्फाबेट का जो टी होता है एबीसीडी वाला। इसमें चतुष्क के 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ में एवं 2 लंबवत रूप में, 2 अनुप्रस्थ में यानी कि ऐसे, और 2 लंबवत ऐसे होंगे। ठीक है, चलिए अपन डायग्राम से देखते हैं। ये रहे, ये दोनों कैसे हैं, लंबवत, और ये कैसे दोनों अनुप्रस्थ हैं। ठीक है ना, जो ऐसे होते हैं वो अनुप्रस्थ कहलाते हैं, और जो इस प्रकार से होते हैं वो लंबवत कहलाते हैं। और जो अंतिम 2 प्रकार है टेट्राड का वो है रेखीय। रेखीय नहीं, रेखा में चारों एक प्रकार से रेखा में होंगे। सभी लघु बीजाणु एक रेखीय क्रम में होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका हेलोफिला है, ये पौधे का नाम है हेलोफिला। ये रहे आपको दिख रहे हैं चारों रेखीय क्रम में, 1, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों टेट्राड है, और ये एक एक प्राकण कहलाते हैं। चारों प्राकण जो है वो टेट्राड के अंदर इस प्रकार से होते हैं। अब आगे जो बात आएगी वो ये है कि टेट्राड आपस में जुड़े हुए। देखो ये जो प्राकण है ये इस दूसरे प्राकण से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो जोड़ने वाला जो पदार्थ है ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, इस जोड़ने वाले पदार्थ का नाम क्या है, इसको केलोज कहते हैं। ये रहा लघु बीजाणुओं के मध्य केलोज, क्या होता है, केलोज द्वारा निर्मित भित्ति होती है। और अब ये जब चारों प्राकण जुड़े हुए हैं, यहाँ आपस में केलोज से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए 2 और दोनों चारों प्राकण आपस में इधर से, ठीक है ना, ये इधर से, इधर से और इधर से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो केलोज है ये
टूटेगा, इसका विघटन होगा, तो इसको पचाने का काम कौन करेगा? केलेज एंजाइम। तो जो केलेज एंजाइम है केलोज को पचाएगा, जिसके कारण यहाँ ये भित्ति नष्ट हो जाएगी, टूट जाएगी और ये पराकण स्वतंत्र हो जाएंगे, चारों पराकण अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस भित्ति के केलेज द्वारा विघटन होने से ये लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हो जाएंगे, टेट्राड से अलग हो जाएंगे, सिंगल सिंगल हो जाएंगे और इनका आकार गोलाकार हो जाएगा। इस अवस्था को परागकण कहते हैं। जब ये सिंगल होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। परागकण लघु बीजाणु धानी में स्वतंत्र रूप से बिखरे होते हैं। परागकण स्वतंत्र रहेगा और लघु बीजाणु हमेशा जुड़े होते हैं। अब देखिए आपको एक संरचना दिखाई दे रही है। कभी कभी क्या होता है कि जो परागकण है आपस में बहुत सारे जुड़े होते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। इसे अपन कहते हैं परागपिंड, और वो परागपिंड बनाते हैं जब बहुत सारे जुड़ जाएं। तो देखते हैं अपन कुछ पादपों में परागकण परस्पर मिलकर के विशिष्ट संरचना, जिसे परागपिंड या पोलिनियम, देखो अंग्रेजी का शब्द है पोलिनियम लिखा हुआ, हिंदी में इसको परागपिंड या अंग्रेजी में पोलिनियम कहते हैं, का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए आक, आक का जो पौधा है जिसका नाम है कैलोट्रोपिस, वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल जो नेम है वो इसका कैलोट्रोपिस है। आक के पौधे आप देखते हो खरपतवार के रूप में हमारे घरों के आसपास खूब मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें लेटेक्स निकलता है, दूध निकलता है, ठीक, वही आक, उसी आक की बात हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से छोटा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। यानी कि परागपिंड या पोलिनियम किसके अंदर बनता है? आग के अंदर बनता है। ड्रासेरा तथा टाइफा आदि के अंदर अनेक परागपिंड जो है चतुष्क बहुत सारे टेट्राड मिलकर के परस्पर संयुक्त होकर के परागकणों का निर्माण, संयुक्त परागकणों का निर्माण करेंगे, यानी कि बहुत सारे टेट्राड मिल जाएंगे। आगे लिखा है यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु, जैसे एक टेट्राड में 4 ही होते हैं ना, लेकिन 4 से अधिक हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, है ना, ज्यादा हो जाए, लघु बीजाणु उपस्थित हो, तो इस अवस्था को बहु बीजाणुता कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? बहु बीजाणुता। टेट्राड में सामान्यतः 4 ही परागकण होते हैं, ठीक है, 4 ही लघु बीजाणु होते हैं, परंतु कभी कभी 4 से अधिक भी हो सकते हैं, तो उसे अपन बहु बीजाणुता कहते हैं। ये तो बात हुई परागकणों के बारे में कि परागकण कैसे बनते हैं और वो कैसे परागकोश में किस प्रकार से होते हैं। अब आगे बात करेंगे परागकोश का स्फुटन। जो परागकोश है वो जो फटता है तो स्फुटन कहते हैं फटने को, तो उसके परागकण बाहर निकलेंगे। जब परागकण बाहर निकलेंगे, हवा में आएंगे, तो वो हवा के माध्यम से या कीटों के माध्यम से, ठीक है, जल के माध्यम से दूसरे पौधे के जो या उसी पौधे की जो स्त्री केसर है वहां तक पहुंचेंगे निषेचन की क्रिया के लिए। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ आपको दिखा दे रहा है, ये पूरा पहले परागकोश जो है ये पूरा जुड़ा हुआ था ऐसे, ये 2 लघु बीजाणु धानी थी, एक इधर वाली ये, दूसरी ये। इसी प्रकार से जो दूसरा था इसमें भी 2 लघु बीजाणु धानियां ये रही है, ठीक है। ये यहाँ से स्फुटन हो गया इसमें, यानी कि छिद्र हो गया, फट गया। फटने से ये परागकण जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये परागकण है, ये परागकण बाहर आ जाएंगे। और ये परागकण जब बाहर आएंगे, जो पुष्प का जो स्त्रीकेसर वाला भाग है, जो वर्तिकाग्र वाला, इस प्रकार से अपने पढ़ा था स्त्रीकेसर, ये अंडाशय है ना, तो यहाँ पर ये परागकण गिरेंगे और फिर इनका अंकुरण होगा और नरयुग्मक बनेंगे, और नरयुग्मक और मादा युग्मक का संलयन होने से ही यहाँ पर इसके निषेचन की क्रिया होगी। वो सब बाद की बातें हैं, वो अपन देख लेंगे आगे। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं कि परागकोश का स्फुटन कैसे होता है। तो इसमें लिखा है कि परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने से की प्रक्रिया परागकोश स्फुटन कहलाती है, जो भित्ति फटती है। इस प्रक्रिया के अंदर अंतस्थीशियम की ओष्ठ कोशिकाएं, देखिए अंतस्थीशियम कौन सी है? जो परागकोश की जो भित्तियां, अपने 4 भित्तियां पड़ी थी, ये रही परागकोश की भित्तियां। कौन कौन सी भित्तियां थी परागकोश की? पहली थी अपनी बाह्य त्वचा, दूसरी थी अंतस्थीशियम। तो ये अंतस्थीशियम के अंदर खास बात क्या है? इस अंतस्थीशियम में पढ़ा था अपने, इसमें सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज के जम जाने से रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं, ज्यादातर ग्राही होती हैं, ठीक है ना, और शुष्क अवस्था में इनमें खिंचाव होता है और परागकोश का स्फुटन हो जाता है। तो ये बात वहीं दोबारा कर रहा है। चलिए देखते हैं अपन इस पॉइंट में। ये रहा अंतस्थीशियम की कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परागकोश का स्फुटन देखिएगा 4 प्रकार से होता है। पहला है अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ किसे कहते हैं? जैसे ये परागकोश है, ठीक है ना, ये इसका पुतंतु हो गया, ये ऊपर परागकोश हो गया पूरा। इस अनुप्रस्थ मतलब यानी कि ऐसे फटे, है ना, इधर से इस प्रकार से अनुप्रस्थ काट होती है, ठीक है। ये जो इस प्रकार से परागकोश की ऐसे काट होती है वो होती है अनुदैर्ध्य, और इस प्रकार से जो होती है वो होती है अनुप्रस्थ। तो इस प्रकार के परागकोश की पालिया परागकोश अक्ष के अनुप्रस्थ होती हैं। ये परागकोश अक्ष कौन सा है? देखिए मैं बना रहा हूं, ये परागकोश 2 पालियों में बटा हुआ है, तो ये परागकोश अक्ष ये रहा, ठीक है, जो बीच की रेखा ये परागकोश अक्ष है, और इसके अनुप्रस्थ होगा इसे, ठीक है, जैसे तुलसी के अंदर होता है ऐसा। लंबवत, इस प्रकार के स्फुटन में पालियां लंबवत स्फुटित होती है। लंबवत का मतलब यानी कि ये परागकोश है और स्फुटन इसी प्रकार से होगा, इधर से लंबवत होगा इनके, ठीक है। जैसे धतूरा में, कपास में, धतूरा जो है ये सोलनेसी कुल का पादप है और कपास जो है ये मालवेसी कुल का पादप है।
तो यहाँ देखिएगा आपको कुल के नाम भी याद रखने होंगे कि कई बार कुल के नाम भी पूछे जाते हैं कि लंबवत प्रकार का जो पराकोष का स्फुटन है कौन से कुल में होता है, तो सोलेनेसी में होता है, मालवेसी में होता है। ठीक है, एक दो आप एग्जांपल इनके याद रखिएगा। जूनियर क्लास में आपने इनके कुल जरूर पढ़े होंगे। धतूरा सोलेनेसी में आता है और कपास मालवेसी कुल में आता है। चौथा जो प्रकार है वो छिद्रमय स्फुटन, छिद्र यानी छोटे छोटे छेद हो जाएंगे। इसमें पराकोष के शीर्ष पर एक या दो छिद्र बन जाते हैं। जैसे ये पराकोष से ये पूरा है, ठीक है, तो इसमें शीर्ष भाग में यहाँ ऊपर यहाँ स्फुटन होगा और इससे पराकण बाहर निकल जाएंगे। चौथा जो प्रकार है वो कपाटीय, पराकोष में एक या दो अधिक कपाट बन जाते हैं। कपाट का मतलब एक प्रकार से छेद भी होता है, लेकिन इसमें वाल्व होते हैं, ठीक है, जैसे बारबेरी पौधे के अंदर होता है। तो कपाटीय प्रकार का स्फुटन होता है। तो आज के वीडियो में हमने जो लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा, यानी कि लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, और उसके अंदर टेट्राड की जो अवस्थाएं हैं वो टेट्राड जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो अपन ने पढ़ा। और फिर हमने इस वीडियो में पराकोष का स्फुटन कैसे होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम नर युग्मकों बीज जो इस पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।